वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे हिन हिस्से में गुफ्तगू कंदासीं स्विट्ज़रलैंड शहर डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जे मौक़े ते बोर्ड ऑफ पीस जी हवाले सां इफ्तिताही तकरीब थी। उन तकरीब में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उन में शिरकत की आहे। उन खां अलावा मिस्र, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब ऐं कतर बि उन बोर्ड में शमूलियत जी ॻाल्हि कई आहे। ऐं उन खां अलावा 19 मुल्कनि इन इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कई, जंहिंमें गज़ा जे हवाले सां ॻाल्हि कई वई, जंहिंमें गज़ा में अमुन ऐं फ़लस्तीनी रियासत जे क़याम जे बाबति जीअं त तव्हांखे ख़बर हूंदी त इन बोर्ड ऑफ पीस में काफ़ी जेके आहिनि मामला उहे हिन वक़्तु ताईं बहस हेठि न आया आहिनि। जीअं त पाकिस्तान मां जॾहिं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब डेवोस पहुता त उनखां पोइ पाकिस्तान जे अंदरि जेके मुख़ालिफ़ जमातूं आहिनि उन्हनि तमामु घणी तनक़ीद कई आहे बोर्ड ऑफ पीस में शामिलु थियण जे मामले ते। मौलाना फज़ल रहमान जीअं ॻाल्हि कई आहे त इन अमल जा जेके आहिनि उहे ख़तरनाक नतीजा निकिरंदा ऐं सभ खां पहिरीं बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे त इन बोर्ड में शमूलियत जे हवाले सां पार्लियामेंट खे एतमाद में न वरितो वियो, न ई इवन वफ़ाक़ी काबीना खे इन में एतमाद में वरितो वियो आहे। त यकीनी तौर ते बोर्ड ऑफ पीस जो जेको क़याम आहे उहो अमल में अची चुको आहे। उन खां पोइ जेका ॻाल्हि कई वई पई त ISF जे हवाले सां उनजो क़याम थींदो ऐं उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ मुल्क जेका आहिनि उहे पंहिंजी फ़ौज उहे गज़ा मोकिलींदा ऐं उते अमन अमान जे हवाले सां जेका सूरत आहे उनखे हीउ जेको बोर्ड आहे उहो उनजी निगरानी कंदो। त मजमूई तौर ते हिन बोर्ड जी तश्कील खां पोइ छा गज़ा में अमुन मुमकिन थी सघंदो ऐं इसराइली जी जेका जारियत आहे उहा ख़तमु थी सघंदी या न, इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां हिन वक़्तु फ़ोन कॉल ते मौजूदु आहिनि डिफेंस एनालिस्ट आहिनि अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बोर्ड ऑफ पीस की बात हो रही है और हमारे वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ उन्होंने शिरकत की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस पर बड़ा बहस हो रहा है कि इसमें शमूलियत के वक्त ना तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया, ना ही वफाकी काबीना को। तो जो अपोजिशन जो बातें कर रही हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शमूलियत की बात है, अगर हम ये कहते हैं कि जी अगर दावतनामा ना आता फर्ज करें, तो फिर यही आज अपोजिशन जो है वो ये भी शोर मचा रही होती कि आज तो आपको तो दावतनामा ही नहीं दिया, आपको तो किसी ने पूछा ही नहीं। तो ये जो हर को राजी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसके अंदर जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर खिताब हो जाता, उसके अंदर एक राय आ जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अगर पार्लियामान में नहीं भी किया तो फिर कम से कम कैबिनेट के अंदर जो है वो डिस्कशन ये जरूरी होता है। ठीक है, वजीर आजम के एग्जेक्टिव पावर्स हैं, लेकिन कैबिनेट जो होती है वो वजीर आजम की एक बहुत अहम काबीना होती है, उसको एतमाद में लेना चाहिए था। कोई बेहतरी की राय जो है वो सामने आ जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद माजी का एक एक्सपीरियंस भी है हमारा और वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। जब यमन के मामले पे जब जनरल राहील शरीफ साहब आर्मी के सरबराह थे तो उस टाइम पे पार्लियामान के अंदर बहस कराई गई और पार्लियामान में जब बहस हुई तो फिर नतीजा जो निकला वो आपके सामने ही है। सऊदी अरब से हमारी दूरियां पैदा हो गई और बहुत सारे लोग जो थे वो सऊदी अरब के मुतल्लिक जो उन्होंने मेरे ख्याल में नाजेबा तकारीर की, वो उससे क्या हुआ कि रियासत और हुकूमत के दरमियान एक तवील जो है वो खलीज पैदा हो गया और वो भुगतने वाली जो थी वो अपोजिशन नहीं थी बल्कि वो हुकूमत थी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। तो ये भी एक मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी जगह अब आप ये देखें कि जितने भी लोग इसमें शमूलियत की है, क्या उन्होंने अपनी पार्लियामान से डिस्कस किया है? कुछ चीज़ें जो हैं वो पार्लियामान में जैसे कानून साजी होती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम को जिस तरह से कानून साजी के अमल के अंदर असेंबली में डिस्कस करना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ये भी एक मेरे ख्याल में परेशान बात है। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो है बुनियादी तौर पे ये है कि अगर वो इसके अंदर शिरकत फर्ज करें पाकिस्तान ने कर ली है और क्या सिर्फ पाकिस्तान है आलम इस्लाम का, तो आलम इस्लाम के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो बड़े जय्यद ममालिक हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की है। सऊदी अरब है इसके अंदर जो है वो इंडोनेशिया है, इसके अंदर जो है दीगर ममालिक हैं, तुर्किया है। तो फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान वाहिद नहीं है। एक तो इज्तिमाई फैसला है, दूसरी जानिब जो है वो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा फोरम बन रहा है जिसके अंदर जो है, क्योंकि ये सिर्फ गजा से रिलेटेड नहीं है, इससे जो है वो आइंदा कश्मीर के हवाले से भी पाकिस्तान बात कर सकता है और अपनी आवाज़ उठा सकता है। अफगानिस्तान के जो मसाइल दरपेश हैं दहशतगर्दी के, उनके ऊपर भी गुफ्तगू हो सकती है और साथ ही साथ जो है गजा के अंदर देखें
अगर हम इसमें शामिल ना होते तो शामिल ना होते, चले बाहर बैठे होते, बाहर बैठ के हम कोई तवाना बात नहीं कर सकते थे। बात तो ये है। अब जो है वो मेरे ख्याल में तमाम बात ये होनी चाहिए है कि शमूलियत के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो शमूलियत के बाद तो पहली बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना है हर रोज यही सुनते हैं कि इजराइल की रियासत को जो है वो तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। माजी की हुकूमतों ने भी कोशिशें की, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर बाकायदा खुर्शीद महमूद कसूरी तुर्किया गए और वहां जाके उन्होंने इजरायली वजीर खारजा से बात की। ये अलग बात है कि उस बातचीत का खुलासा कभी अवाम के सामने नहीं लाया गया, जो कि मेरे ख्याल में लाना चाहिए। दूसरी जानिब जो है वो आपने देखा कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर बाकायदा जो है वो फराह हदीद जो कि उनकी MNA थी, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर तकरीर की थी इजराइल को तस्लीम करने के लिए। तो ये भी मेरे ख्याल में अपोजिशन को याद रखना चाहिए और उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 20 जनवरी 2019 को इमरान खान वो वाहिद वजीर आजम थे जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान का पासपोर्ट, जिसके ऊपर ये वादे लिखा है कि दुनिया के तमाम ममालिक के लिए मासवाए इसराइल के लिए, तो उन्होंने वो जारी किया था इसराइल जाने का पासपोर्ट। तो वो भी कारनामा जो है इमरान खान साहब के ही सर जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने गलत किया तो वो फिर इसी तरीके से जो इमरान खान साहब का ही दौर था 2018 का, 18 नवंबर तारीख थी जब मस्कत से ओमान से एक इसराइली जहाज आया जिसके अंदर अहम तरीन उनके जो लीडरशिप थी वो जो थी वो सवार थी। BBC ने उस रिपोर्ट को पेश किया था और ये चैलेंज किया था कि अगर हमारी ये रिपोर्ट झूठी है तो हुकूमत हमें अदालत में ले जाए, लेकिन वो हुकूमत में अदालत कभी भी नहीं लेके गई उस वक्त की हुकूमत। बहरहाल मकसद ये है कि पाकिस्तान ने अभी जो हालिया 16 दिसंबर 2025 को एक मुलाकात हुई कतर के अंदर, जिसको हम कहते हैं सेंटकॉम के जरिए ये मुलाकात हुई, जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जिसके अंदर इजराइल भी शामिल है। तो सेंट्रल कमांड अमेरिका की जब ये मुलाकात हुई तो उसमें मेरी इतलात के मुताबिक जो है DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो उस मुलाकात में वहां गए थे और उस जो वहां एक कॉन्फ्रेंस थी उसको अटेंड किया था, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी और बड़ा वादे मेरे ख्याल में दो टोक अल्फाज में कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम करने की या ISAF जो आपने ISF फोर्सेस की बात की आपने, उसके अंदर जो है हम जो है वो कोई शिरकत नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने एक स्टेटेड पॉलिसी इसको दी हुई है। दूसरी जानिब जो है वो हम कम से कम ये कह सकते हैं दुनिया के ऊपर, मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तकलीफ हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि गजा के अंदर अगर हम ना जाते तो फिर क्या नतीजा क्या निकलता। क्या फिर दुनिया हमें जो ये ना पूछती कि जनाब जब अमन की बात हो रही थी तो आपने तो साथ किया ही कोई नहीं है, और फिर क्या पाकिस्तान अगर इस पीस बोर्ड में ना आता तो अमेरिका की क्या ताकत कम हो जाती। तो अमेरिका की ताकत तो मेरे ख्याल में अकेले ही वो काफी है पूरी दुनिया के लिए। तो ये मेरे ख्याल में चंद बातें हैं जिसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात तो मेरे भी हैं। मैं अभी भी आपके टीवी के वसातत ये कहूँगा कि मैं इसराइल की नाजायज़ रियासत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करता। मैं कायद की पॉलिसी के ऊपर जो है कारबंद हूँ, जो कहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा जो है वो टकरा जाएगा और उसको हद तक के पाश न कर दे। मैं और मेरी तहरीक जवानान पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर जो है कारबंद है। लेकिन दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान ने एक पैगाम दिया हुआ है कि 1967 से पहले का जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो है इजराइल जाए और दारुल खिलाफा तस्लीम करे बैतुल कुद्स शरीफ को, और इसी तरह से वहाँ जो नस्ल कुशी है मुसलमानों की वो बंद की जाए, वहाँ जो उनको इमदाद है उसकी फरावानी रखी जाए, और तीसरा ये है कि लोगों को जो है वो जो जबरन इनखला किया जा रहा है गजा की पट्टी से उनको जो है वो बंद किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान फिर इस पीस प्रोसेस से जो निकलने का या इस तमाम सूरत हाल पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पेश करने का हक महफूज रखता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको हमें देखना होगा, और हमें ये भी देखना है कि दुनिया के अंदर जिस तरीके से सीटो और सेंटो का जब मामला चल रहा था और अयूब खान साहब का दौर था तो दुनिया में हम ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा थे और हमारी जो पाकिस्तान की सियासत थी वो बहुत दुनिया में दूर दूर तक उसकी रसाई थी, लेकिन फिर उसके बाद वो खत्म हो गई। बिल्कुल, जिस तरह आपने माजी का हवाला दिया, अभी हम दोबारा इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो पीस बोर्ड बना है इस वक्त उसको एक यूनाइटेड नेशन के अल्टरनेट के तौर पर ट्रंप साहब देख रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इसका जो ड्राफ्ट आया है उसमें तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि गजा में अमन होगा, फ़लस्तीन की रियासत बनेगी, ऐसा तो कुछ चार्टर्ड में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप समझते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन का अल्टरनेट है। तो मलिया लोधी साहिबा जो एक्स सफ़ीर रही हैं पाकिस्तान की, वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान का ये फैसला
दानिशमंदाना नहीं है, क्योंकि जब तक ट्रंप साहब हैं इस पीस बोर्ड की वैलिडिटी है, लेकिन जैसे ही ट्रंप साहब चले जाएंगे तो फिर इस बोर्ड की कोई अहमियत नहीं रहेगी। और इस पर यूनाइटेड नेशन को भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इसमें दीगर ममालिक भी यही कह रहे हैं कि ये यूनाइटेड नेशन का अल्टरनेट नहीं हो सकता, सिक्योरिटी काउंसिल का अल्टरनेट नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप साहब जो ये बोर्ड बना रहे हैं वो सिर्फ गज़ा के लिए है, या फिर वो यूनाइटेड नेशन का अल्टरनेट बनाना चाह रहे हैं? देखिए मोहतरमा, बात यह है कि ये जो सारी चीजें हैं कि ये यूनाइटेड नेशन का नेमोल बदल है या नहीं है। क्यों यूनाइटेड नेशन ने कौन सा अमन ले आया गजा के अंदर, ये बताइए। यूनाइटेड नेशन तो वो मफलूज इदारा है जिसको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जब दुनिया का आलमी दहशतगर्द जो है, जिसको ICJ ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, आलमी अदालत ने उसको दहशतगर्द करार दिया, नेतन्याहू को, वो वहां जाके तकरीर कर रहा है। तो इस गजा अमन बोर्ड के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है कि इसके अंदर जो जाहिरियत कर रहा है उसको मेंबर बनाया है इसराइल को, और जो बेचारा मजलूम है फ़लस्तीन वो मेंबर ही नहीं है। ये कौन से जो है दो फरीक हैं, दोनों में से एक फरीक नहीं है। तो सर, आप जो इस है बोर्ड वो में ये भी ऐसे ही है गजा कि या फ़लस्तीन का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इस बोर्ड पीस में। ये ऐसे ही आप जो है वो शादी करने चले हैं कि इसमें या तो दूल्हा नहीं हाजिर या दुल्हन नहीं हाजिर, तो ये शादी कौन सी होगी, ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो दूसरी जानिब जो है वो अगर आप इसको गौर करें तो जो बात की जा रही है नेटो के नेमुल बदल, देखिए पहली जंग अजीम के बाद जो है वो लीग्स ऑफ द नेशन जो है मारज़ वजूद में आई थी, लेकिन फिर उन्होंने दुनिया का अमन बरकरार ना रख पाए। दूसरी जंग अजीम के बाद वो खत्म हुए और फिर जो है यूनाइटेड नेशन जो है वो आ गई। यूनाइटेड नेशन का किरदार जो है कश्मीर के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, हेटी के ऊपर, सोमालिया के ऊपर, और ये मासवाई जो अगर आप सूडान को देख लें, या सूडान को तस्लीम कराने में किरदार था, या मशरकी तैमूर जो है उसको आज़ाद कराने के लिए उनकी कोशिश थी। बाकी उन्होंने बोस्निया में क्या किया, उन्होंने जो है वो बाकी ममालिक में क्या किया, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और फिर अभी ग्रीनलैंड के मामले पे देख लें आप, इसी तरीके से जो है वो यूक्रेन के मामले पे देख लें, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल में फारिग हो गई है। और ये भी हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप ही पैसे देते थे ना, यानी कि रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका जो है वो पैसे देती थी, उसके बगैर तो जो है नेटो की क्या हैसियत है। तो नेटो आज नहीं तो कल खत्म होना ही था। मैं तो कब से 2015 से कह रहा हूँ कि नेटो जो है वो अपने अख्ताम के ऊपर पहुंची हुई है, बुजुर्ग हो गई है, अभी इसके दफनाने का वक्त आ गया है। बेहतर यह है कि इज्जत से दफनाई जाए बजाय इसके कि लोग बेइज्जत करके दफनाएं। दूसरी जानिब जो है वो अगर ये बिल्कुल बात सही है, मलिया लोधी साहिबा जैसे कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तक हैं तब तक हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि दुनिया में एक नई शराज़ाबंदी जो है वो हो रही है, एक नई अलाइनमेंट हो रही है। कल के दुश्मन आज के दोस्त हैं, और आज के दोस्त जो हैं वो कल के दुश्मन बन रहे हैं। सऊदी अरब और UAE आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है। इसी तरीके से आप देखें इंडिया जो कल को जो है वो बड़ा चहेता बना हुआ था, आज उसके ऊपर लान तान हो रही है। ना वो चीन का रहा है, ना वो अमेरिका का रहा है। ये धोबी के कुत्ते की मिसाल उसकी हो गई है, जो ना घर का रहा और ना घाट का रहा। तीसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान जो है वो ब्लॉक सियासत जो है वो कर रहा है। ठीक है, दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी हर चीज मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ करती। परफेक्शन तो यही थी कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा किरदार अदा करता जिससे गजा में अमन आ जाए। लेकिन अमन के लिए जो है जब भी जो उसको सबूताज किया वो तो इजराइल ने किया। लेकिन आज जब ये अमन बोर्ड बन गया है और दुनिया के 25 ममालिक इसके अंदर जो है वो शरीक हो गए हैं, कनाडा को इन्होंने शरीक किया था और फिर कनाडा को वीटो पावर इस्तेमाल करके सदर अमेरिका ने जो है वो निकाल बाहर किया, क्योंकि अब यूरोप जो है वो नई शराज़ाबंदी पे जा रहा है। यूरोप को नजर आ रहा है कि नेटो जो है वो खत्म हो रहा है। इसी वजह से जो स्पेन ने इसकी मुखालफत कर दी, तुर्की जो इटली की वजीर आजम थी उन्होंने वहीं बैठ के जो है एनर्जी डील जो है वो डेवोस के अंदर साइन की जो सदर पुतिन के साथ। इसी तरीके से जो है जर्मनी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, बरतानिया के अपने, ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय यूनियन बहुत परेशान है। और ये सब उस वक्त में सर हो रहा है जब वेनेजुएला का वाक़या हमने देखा, उसके बाद फिर ईरान पर जो अस्करी जो कार्रवाइयाँ होने जा रही थी, उसके बाद अब रिसेंटली जो है वो ग्रीनलैंड का तनाज़ा भी शुरू हो गया। तो यूरोपीय यूनियन तो बिल्कुल, यूरोपीय जो ममालिक हैं वो तो परेशान है डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो हिकमत अमली है। तो फिर दोबारा आते हैं इस बोर्ड के हवाले से। सर थोड़ा हमें क्लियर कीजिएगा कि ये जो बोर्ड बन रहा है इसमें इसराइल भी एक मेंबर है, तो इसराइल के होते हुए हम ये कैसे मान लें कि फ़लस्तीन की जो आज़ाद रियासत है वो बनेगी और गज़ा में अमन होगा। और आप जैसे आपने यूनाइटेड नेशन का हवाला दिया है कि वो बेअसर हो चुकी है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बोर्ड बन रहा है वो इतना पावरफुल होगा और वो इतना वैलिड होगा कि दीगर जो मसाइल हैं दुनिया के अंदर उनको एड्रेस कर पाएगा?
देखिए, यूरोपियन यूनियन की और जो जितने भी ये यूरोप के लोग हैं, उनकी हैसियत क्या है? ये वही लोग नहीं थे जब गजा के अंदर बमबारी हो रही थी तो बरतानिया और बाकी लोग जो है इसराइल को मदद कर रहे थे, उसके हक जी। में नारे मार रहे थे। अवाम उनकी जो है वो मुखालफत कर रही थी, लेकिन ये उनको जो है वो सहारा दे रहे थे। तो जब मुसलमानों के ऊपर कोई तकलीफ आई तो ये लोगों ने तालियां बजाई और ये बाकायदा तमाशाई बन के जो है, बल्कि इसके अंदर जो है वो शरीक रहे इस गुनाह के अंदर। टोनी ब्लेयर ने वहां इराक के अंदर जो है 10 लाख लोग मरवा दिए और कहा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो है, सर और टोनी बाद में ब्लेयर पता भी तो चला कि एग्जीक्यूटिव वहां तो बोर्ड कोई में है ना इस वेपन वक्त। ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ही कोई नहीं था। उसके बाद जो है वो पता चला कि टोनी ब्लेयर ने कहा कि जी आई अपोलोजाइज। भाई 10 लाख लोगों को शहीद कर दिया तुमने, जो है 550 बंदे फी दिन के हिसाब से मारे, लेकिन आज तुम्हें जो है वो सॉरी याद आ गया। देखिए, बात यह है कि ये सारी चीजें जिसके अंदर आपने कहा कि जी इसके अंदर पीस कैसे आएगा, पाकिस्तान या दीगर जो इसमें मुमालिक शामिल हैं, वो ये तो बस हम कह सकते हैं ना, कल को अगर इजराइल कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो वो ये तो कह सकते हैं कि जी हम तो अमन के लिए बैठे थे, खिलाफ वर्जी तो आपके लाडले ने कर ली, अमेरिका के लाडले ने कर ली, तो अब जवाब भी अमेरिका ही दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान जो है वो हो जाएगा। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है कि अगर वो फलस्तीन के ऊपर इस तरह से करेगा, लेकिन ये याद रखें दुनिया में नई शराजा बंदियां हो रही हैं, एक नई अलाइनमेंट हो रही है, और इस नई अलाइनमेंट के अंदर याद रखें कि फिलहाल मेरे ख्याल में हमें जो है वो हिकमत से काम लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, और बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। कुछ अरसे के बाद बादल छट जाएंगे और आपको जो है वो बड़ी वाज़ेह मंजिल नजर आना शुरू हो जाएगी। चाइना और रूस जो है वो भी एक ताकतवर प्लेयर के तौर पर उभरे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि अब वो चाइना और रूस की ताकत को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसी सूरत के अंदर मैं समझता हूं कि आने वाले दौर के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, और अमेरिका के लिए या इजराइल के लिए आसान नहीं रहेगा। उनको भी पता है कि ईरान के ऊपर हमला जो है उनके लिए जानलेवा साबित होगा, क्योंकि जो कौमें हथियार डालने से इनकार कर देती हैं उनको हराया नहीं जाया जा सकता। अच्छा अब्दुल्ला ईरान साहब, जो है उसने शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। आखिरी सवाल है कि बोर्ड के हवाले से जो भी बात हो रही है, बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की बात हुई है, उसमें पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो कैसे ऑन बोर्ड उसको हुकूमत लाएगी, कैसे उसको राजी करेगी? क्योंकि यहाँ जहाँ इसराइल होगी, इसराइल का मुल्क उसमें मेंबर होगा, तो पाकिस्तान के अंदर फिर कैसे जो है हुकूमत उसको जस्टिफाई करेगी कि हम उसमें शमूलियत भी करें? और फिर अगर ISF का मामला भी होता है और फौज भेजने की बात भी अगर मुस्तकबिल में होती है, तो कैसे हुकूमत डिफेंड करेगी सूरत हाल को? नहीं, ISF की बात जो है वो तो खत्म कर दी ना, हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया। वो तो बता दिया कि हम उसका जो है वो पीस कीपर्स के अंदर नहीं जाएंगे, बहरहाल मुस्तकबिल में जो भी जाएगा। लेकिन ऑपोजिशन को जहां तक खुश करने की बात है, तो क्या जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का सौदा इमरान खान ने किया था, तो उस टाइम पे ऑपोजिशन को जो है वो उसने एतमाद में लेके किया था कि जनाब मैं कश्मीर का सौदा कर रहा हूं, और उसके बाद 27 सितंबर 2019 को उसने जाके जो है वो तकरीर की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर कि मैं जो है वो जाते ही फैसला करूंगा। वो फैसला था कि आज का दिन वो आयतन पे घड़ियां लगा दी इस्लामाबाद में, और रोजाना ये टाइम पास हो रहा था, आज इतने दिन गुजर गए, आज इतने दिन गुजर गए। वैसे उन्होंने 3 जुम्मे जो है वो खामोशी भी इख्तियार की थी, एक मिनट की। ये क्रेडिट उनको जरूर देना चाहिए कि उन्होंने खामोशी के जरिए भारत को शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। अगर ऐसे दुनिया शर्मिंदा होती तो बहुत सारे लोग शर्मसार हो चुके होते आज तक। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाजरीन, बोर्ड ऑफ पीस जे हवाले सां अब्दुल्ला गुल साहब जी ॻाल्हि ॿोलवां ॿुधी। इन ते प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजी मेज़बान खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।